हमने हमने कक्षा 10 का चैप्टर 1 देख लिया है। आज देखेंगे चैप्टर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसमें लिया गया लेप्चा क्या थे? ये सिक्किम, दार्जिलिंग ये सब एरिया में एक ट्राइबल है मतलब एक आदिवासी हैं। वो उनके लोक संगीत से कुछ बात लिए गए। नारक, मेरे ईश्वर, लेप्चाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। क्या है? आप संगीत के जनक हैं। ओह नारक, मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दे। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दें। मतलब ये सारे के सारे क्या हैं? वन एवं वन्य जीव संसाधन है। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित करने दें। ये लेप्चा लोकगीत से लिया गया और ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह वन और वन्य जीव संसाधन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उनसे संगीत भी लिया जाता है। इस ग्रह पे हम सूक्ष्म जीवाणुओं, बैक्टीरिया, जोंक, बटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। मतलब एकदम स्मॉल से लेके एकदम बिग तक के साथ हम रहते हैं। तो कंट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा है। मतलब बैक्टीरिया से लेके ब्लू व्हेल तक हम लोग करोड़ों जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं, बायोडाइवर्सिटी से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव के साथ साथ जितने भी दूसरे जीवधारी है वे एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। क्या है? इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं अस्तित्व के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के। उदाहरणतः वायु पहला क्या है? तत्व हो गया वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिससे हम पीते हैं, मृदा जिसमें हम अनाज पैदा करते हैं, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। एक बात कहा जाता है कि आप खाने के बिना ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक रह सकते हैं। जल के बिना आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना आप 2 मिनट भी नहीं रह सकते। तो हर किसी का हमारे ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस है, ये हम बताने के लिए बता रहे हैं। तो जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पौधे, पशु, सूक्ष्मजीव इनका पुनः सृजन करते हैं। और पौधे, पशु और सूक्ष्मजीव जो होते हैं वायु का, जल का, मृदा का क्या करते हैं? पुनः सृजन करते हैं। जिस तरह से पौधे फोटोसिंथेसिस से वायु का करते हैं, पशु जो है या सूक्ष्मजीव जो है मृदा को क्या करते हैं? फिर से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जटिल से क्या करते हैं? उनको फिर से पुनः सामान्य बनाते हैं। जल चक्र भी चलता है, उसमें भी क्या है? पौधों का क्या है? बहुत बड़ा रोल है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पे दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर इंग्लिश में कहा जाता है। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती है। यह आकार और कार्य में विभिन्न है परंतु आत्मनिर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। वन्य जीवन और कृषि फसल जो है ये अत्यधिक इसमें क्या है? बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं और एक तंत्र, एक जटिल जाल बनाते हुए एक तंत्र में गुथी हुई है। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात
मतलब पेड़ पौधे, फ्लोरा और फौना। यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो हम पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। मतलब यहाँ जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का कितना है? वर्ल्ड का 8% जैव विविधता यहीं पाई जाती है। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। अभी मतलब कि जितना खोजा जाने वाला है उपजाति उससे 2-3 गुना। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। पहले के क्लास में वन और वन्य जीव संसाधन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। संसाधन आपने पहला चैप्टर भी पढ़ा, उसमें हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज़ के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते। जिस तरह से आपकी मम्मी आपके घर में इतना काम करती है, आपके जीवन में इतने प्रकार से गुथी हुई है कि आप मम्मी का कद्र नहीं करते हैं। सही समय पे सही जगह पे करते हैं। लगता है कि मम्मी है और मम्मी का ज़रूरत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनका इम्पोर्टेंस है। परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना, तो पर्यावरण भी क्या है? हमारी माँ के समान है, जिसकी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पे भारी दबाव बढ़ा है। अपने क्षेत्र में मानव और प्रकृति के समन्वयी संबंधों पर प्रचलित कहानियों के बारे में पता लगाएं। अगर आप गांव अभी भी जाते हैं तो आप देखते होंगे कि पहले जो पेड़ पौधे दिखते थे अब वे नहीं दिखते हैं, उन्हें काट दिया गया है। तो संबंध क्या है? धीरे धीरे प्रकृति के साथ हमारा संबंध खराब ही होता जा रहा है। हम अपनी लाभ के लिए, लालच के लिए क्या कर रहे हैं? प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण, वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? अगर हम नहीं करेंगे तो जो वन से वायु मिलता है, जिससे जल चक्र होता है, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? अव्यवस्थित हो जाएगा और हमारा जीवन क्या हो जाएगा? संकट में आ जाएगा। परंतु संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। संरक्षण से क्या होता है? पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। इनका अगर पुनः चक्रण होना है तो इन्हीं के द्वारा होना है, हमारे द्वारा पुनः चक्रण संभव नहीं है। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। जेनेटिकली भी क्या करते हैं? हम उसका संरक्षण करते हैं। नहीं तो क्या होगा कि कुछ पेड़ आने वाले समय में जितने भी देहाती या कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी जातियां हैं, चाहे वो गाय की हो चाहे भैंस की हो, धीरे धीरे उनकी जेनेटिक गुण खत्म हो रहा है और हम क्या जा रहे हैं? हाइब्रिड के तरफ जा रहे हैं। तो उससे हमें बचना है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पे मछली पालन बनाए रखने पे निर्भर है। यह क्या है? जलीय जैव विविधता के बारे में बोला जा रहा है और कृषि के बारे में बोला जा रहा है। शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियां बांस की पौध लगाते हुए, शांत घाटी क्या है? शांत घाटी में छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं, सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुई आदिवासी महिलाएं। तो ये सब क्या है? हमारे वन्य के संसाधन हैं और क्या है? हमारे
काफ़ी ज़्यादा पुराने, मतलब कह सकते हैं कि ये जैव विविधता के उदाहरण हैं। 1960 और 70 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन्य जीव रक्षा अधिनियम 1972 आया, लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। रक्षित जातियों की इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पे शिकार प्रतिबंधन, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पे प्रबल जोर दिया गया। पहले के लोग ज़्यादातर जंगल में शिकार करने निकल जाते थे और बहुत सारे अपने मतलब कि वैभव को दिखाने के लिए, अपनी समृद्धि को दिखाने के लिए कोई बाल का खाल टांग दिया है, कोई शेर का मारा हुआ मतलब कि मूर्ति जैसा रख लिया है। तो ये सब पे क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया, व्यापार पे भी रोक लगा दिया गया। लेकिन आज भी चोरी छिपे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार एवं कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। कई केंद्रीय सरकार और कई राज्य सरकारों ने, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण, हांगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ जैसे स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल है। इन लोगों का क्या किया गया, संरक्षण शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुए आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण तथा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया। बाघ परियोजना, जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर इंग्लिश में, वन्य जीवन संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या 55,000, कितना था, 55,000 से घट के मात्र 1827 रह गई। कुछ तो प्राकृतिक आपदा से मर गए और कुछ बहुत बुरी तरह से शिकार करने के कारण मर गए। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, उनका क्या क्या कारण था, एक तो व्यापार कारण था, आवासीय स्थल समाप्त हो रहे थे, लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, बड़े बड़े भवन बना रहे थे, फैक्ट्रीज बना रहे थे, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, मतलब जो भोजन उनको चाहिए वो भी कम हो रहा था, तो उनका आवास भी कम हो रहा था, भोजन भी कम हो रहा था और उनका व्यापार भी हो रहा था। तो ये 3 कारण, एक तो व्यापार हो रहा था, उनका आवास संकट में था और क्या था, उनका भोजन का कमी हो रहा था जिस पे वो निर्भर कर रहे थे। तो ये 3 कारण उनके ह्रास होने के सबसे महत्वपूर्ण है। जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है तो बाघों की जनसंख्या में घटोतरी हो रहा है, क्योंकि हम उनके आवास पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गई है। चूँकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों को, भारत और नेपाल मिला के 2/3 बाघ का आवास उपलब्ध कराते हैं। अतः यह देश इन शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पे है। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना जो है, प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई
अब बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। बहुत बड़े आकार, जो भी जितने भी हमारे मतलब कि लेवल में, जितने भी हमारे बायोडाइवर्सिटी के लेवल में सबसे ऊपर हैं, उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानव बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। लेकिन अगर आप जाएंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन कौन टाइगर रिजर्व हैं, तो बहुत सारे नाम हो गए। आज लगभग 50 से भी ज़्यादा टाइगर रिजर्व बन गए हैं। आजकल संरक्षण परियोजनाओं जैव विविधताओं पे केंद्रित होती है, न कि इसके विभिन्न घटकों पे। संरक्षण के विभिन्न तरीकों को गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980, फिर 1980 में वन्य जीव अधिनियम आया और फिर उसमें 1986 में क्या किया गया, कुछ सुधार किया गया, के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। तो जैसे जैसे हमारा पर्यावरण के प्रति लगाव और ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे हम उनके संरक्षण के भी उपाय ढूंढते गए। भारत में वन्य जीव पशु विहार राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में और जानकारी प्राप्त करें और उनकी स्थिति मानचित्र पे अंकित करें। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीव या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। देखिए ये ऊपर चित्र दिया गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का, जो कहाँ है, असम में है। और इसमें क्या है, गैंडा और हिरन को दिखाया गया। एक सींग वाला गैंडा यहीं पाया जाता है, असम में। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। आरक्षित वन, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो पहले टॉप ग्रेड में क्या है, आरक्षित वन है। फिर रक्षित वन, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है और इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमको सही से पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना है तो कम से कम हमको 33% वन रखना होगा। अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन, जितने भी ऊपर दोगों के अलावा वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थानीय वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। तो ये कह रहा है कि मतलब जितना भी वन क्षेत्र है, अस्थाई वन है, उसका 75% क्या है, मध्य प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त मतलब यहाँ जितना भी वन है, मतलब यहाँ के जो वन हैं, उस वन क्षेत्र में से 75% क्या है, अस्थाई वन है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी
कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। मतलब उनके यहाँ जितने वन हैं उस वन में से आरक्षित वन ज़्यादा हैं। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का यहाँ क्या है, आरक्षित वन ज़्यादा है। और कितने स्टेट हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टेट में जितने भी वन हैं उनके यहाँ उसमें आरक्षित वन ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 6 गो जो स्टेट है, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, इनमें जो कुल वन है उनमें रक्षित वनों का रक्षित वन है। मतलब वहाँ आरक्षित है, यहाँ रक्षित वन है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। समुदाय और वन संरक्षण। वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आम तौर पे इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी है। मानव प्रजाति भी उस वन में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जंगली जीव रहते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं। मतलब वो वन के लोगों के लिए ही नहीं, अपने लिए भी वो संरक्षण में जुटे हुए हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व, जो सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। तो वहां पे गांव के लोग क्या चाह रहे हैं कि खनन ना हो। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं। वहाँ के लोग भी क्या कर रहे हैं, वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं। सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मतलब वो नहीं चाह रहे हैं कि सरकार, उनको नहीं मतलब है इस राजनीति से, उनको बस इतना मतलब है कि जो हम रक्षा करेंगे वो कोई नहीं करेगा। सरकार हमें भले ही कुछ पैसा ज़्यादा दे देगा, लेकिन उनको सरकार पे भी भरोसा नहीं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाकब सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों के घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। तो उसको क्या मान लिया गया है, भैरोदेव। मतलब एक तरह से क्या, सेक्रेड भूमि मान लिया गया है उसको, उस वन को। कितने को, तो 12,000 हेक्टेयर वन भूमि को। कितने गांव मिलके ये काम किए, तो 5 गांव मिलके ये काम किए। वहाँ पे क्या कर दिया गया कि शिकार, उसका अपना नियम है, वहाँ पे एंट्री करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन कौन लोग एंट्री कर सकते हैं, कितने लोग एंट्री कर सकते हैं, ये सब के नियम बने हुए हैं। और उसको क्या है, वहाँ पे शिकार वर्जित, अब बाहरी लोगों का घुसपैठ को बचाता है। पवित्र पेड़ों के झुरमुट, विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। अब कुछ पेड़ों को क्या मान लिया गया, पवित्र मान लिया गया है, मतलब सेक्रेड मान लिया गया, मतलब कि वहाँ पे पूजा भी होता है। प्रकृति की पूजा सदियों पुरानी जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार्य रूप में बचा कर रखा है। मूल मतलब जिस तरह से है उसी तरह से बचा के रखा, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं, या तो स्थानीय लोग जाते हैं पूजा करने या किसी काम से, और न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जातियाँ महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। मुंडा और संथाल लोग क्या पूजा करते हैं, महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं।
हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। वट वृक्ष पे तो एक क्या है, सावित्री वट पूजा भी मनाया जाता है। और पीपल तो इतने खास हैं कि इसमें माना जाता है कि लाखों देवता हैं, इसलिए इस पे तो जल लोग हमेशा चढ़ाते हैं। चाहे किसी भी भगवान का मंदिर हो, अगर वहाँ पे पीपल का पेड़ है तो आप लोगों को उसमें जल देते हुए देखेंगे, चाहे मम्मी को, या चाहे अगर आप अन्य जाति के हैं तो आप हिंदू धर्म के किसी भी जगह पे जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पीपल में जल डाल रहे हैं। और वट वृक्ष पे औरतें लोग सावित्री वट पूजा करते हैं। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और उसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पे झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के पास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। क्या उसे माना जाता है? मंदिर के भक्त माना जाता है। आप कहीं भी जाइएगा, चाहे आप मध्य प्रदेश में किसी में चल जाइए, चाहे वो मतलब कि भोजपुर हो, चाहे कोई और मंदिर हो, बहुत सारे मंदिरों में बंदर और लंगूर पाए जाएंगे। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचाता। ये बिश्नोई समुदाय तो खास हैं, चूँकि ये सलमान खान से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि सलमान खान ने काले हिरन का क्या किया था, शिकार किया था और मांस खाया था, जिसके चलते बिश्नोई समुदाय सलमान खान पे काफ़ी कुष्ठ है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रुष्ट। आप अपने आसपास किसी ऐसे रीति रिवाज के बारे में एक लेख लिखें जो पर्यावरण बचाव और संरक्षण में मदद करते हैं। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कामयाब ही नहीं रहा बल्कि यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। मतलब स्थानीय पौधे की जातियों का प्रयोग करके, मतलब कि आप अगर बाहर से जैसे यूकेलिप्टस का पौधा लगाते हैं तो क्या होता है कि आपके वहाँ के जितने भी उर्वरक शक्ति होता है उसको सोख लेता है। पहले तो लोग ला के लगाएं बाहर से, फिर बाद में उसको सब लोग जगह मना कर दिए। तो इस तरह से अगर स्थानीय पौधे की जातियों का प्रयोग करेंगे तो वनीकरण अभियान सफल हो जाएगा। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में, जहाँ चिपको आंदोलन हुआ था हिमालय में, वहीं टिहरी वहीं पे आसपास है, किसानों को बीज बचाओ आंदोलन और नवदानय में दिखाया गया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि व्यवहारिक कृषि कैसे संभव है? तो बिना रासायनिक उर्वरक के बीज, मतलब कि विविध फसल को उपजाना ही व्यवहारिक कृषि कहलाता है। और इसमें बीज बचाओ आंदोलन और नवदानय जैसे आंदोलन क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम छरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई। ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन छरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं। मतलब इनको लकड़ी पूरा पेड़ काटना नहीं है, लेकिन उस पेड़ से अगर कुछ मिल रहा है, जैसे लाख मिल रहा हो, चाहे गोंद मिल रहा हो, चाहे वो मतलब कि उससे कुछ रबर मिल रहा हो, ये सभी के वो हकदारी हैं। तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदारी होते हैं।
और बाद में जब वो पेड़ सूख जाए और उस इमारती लकड़ी का इस्तेमाल किया जाए तो उसके भी लाभ में क्या होते हैं, भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में हासिल करना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात है कि स्थानीय समुदाय का प्रबंधन में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये संयुक्त वन प्रबंधन में ग्रामीण और वन विभाग के भी अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अभी वो मुख्य फैसले नहीं ले पा रहे हैं। भूमिका तो है लेकिन फैसला लेने की भूमिका में नहीं है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। तो आज के डेट में लोग जागरूक हो रहे हैं पर्यावरण के प्रति और अपने आसपास के पर्यावरण को बचाने के लिए खुद ही भागीदारी भी ले रहे हैं। पेड़ एक विशेष भी है और असीमित, दयालु भी है और उदारपूर्ण जीवधारी है। क्या है? जीवधारी है। इसको जीव मान रहे हैं। कौन मान रहे हैं? गौतम बुद्ध मान रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि पेड़ एक विशेष, असीमित, दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता रहता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। तो यह पेड़ की महिमा को बखान कर रहे हैं गौतम बुद्ध कि एक तो यह विशेष भी है, असीमित भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इसके पास असीमित, दयालु और उदारपूर्ण है। मतलब इसका दयालुता इतना ज़्यादा है कि जब इसमें फल लगता है तो खुद ही झुक जाता है कि आदमी, इंसान फल को आसानी से तोड़ सके। फल का खुद सेवन नहीं करता है। जो इस पे कुल्हाड़ी चलाता है उस विनाशक को भी यह छाया प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 10 का ये अध्याय 2 को देखा। अब ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, घड़ियाल ऑन द ब्रिंक। जनरली आप देखिएगा बढ़िया चीज़ें सारे इंग्लिश पेपर में मिलते हैं। अगर आपकी हिंदी अच्छी है और इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है तो इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैंने इंग्लिश पे बहुत सारा ग्रामर रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। क्लास 2 का कंप्लीट हो गया। मैं उन बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ, ग्रामीण बच्चों के लिए जिनकी इंग्लिश बहुत ही ख़राब है। तो वो अगर शुरू से क्लास 1, 2, 3 से देखेंगे, नाउन को, प्रोनाउन को, तो थोड़ा समझेंगे और भाषा को समझकर आप इंग्लिश के पेपर को पढ़ने का ज़रूर आदत डालें। द घड़ियाल पॉपुलेशन हैज़ बीन इट्स लोएस्ट सिंस 1970s। अब ये कब का पेपर है? इसमें कहीं डेट तो दिख नहीं रहा, लेकिन बोला जा रहा है कि 1970 के बाद से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कम है। व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट कैन बी डू। क्या गलत हो रहा है और क्या हम कर सकते हैं? देखिए, विस्पी टेड्रिल्स ऑफ मिस्ट राइज डेलिकेटली फ्रॉम द वाटर सरफेस टिंक्ड गोल्ड बाय द ड्रोन। अगर आप इस पूरे को पढ़ेंगे तो ये इसमें यही दिखा रहा है कि किस तरह से, अब देखिए इसमें और भी दिखा है, ट्राई ऑफ हॉलो क्लैंपिंग साउंड्स फ्रॉम द अदर साइड्स ऑफ द रिवर हाफ ए किलोमीटर अवे टेल यू एडल्ट मेल घड़ियाल एडवर्टाइजिंग हिज प्रेजेंस। इस तरह से क्या है, घड़ियाल रहते हैं और इस तरह से दिखा रहा है कि हाफ किलोमीटर तक ये फैले भी होते हैं। द पैलेस सिम ट्रैप्ड इन ए टाइम इन अर्ली हिस्ट्री व्हेन मैन वाज स्टिल क्लैड इन एनिमल स्किन्स। एनिमल स्किन्स के अर्ली मैन से ही यूज कर रहे हैं। इट इज़ ओनली एज द सन राइजेज हायर एंड बर्न्स द मिस्ट ऑफ द वाटर that the world comes into focus with appealing clarity. The 5 kilometer stretch of the Girwa river in कतेरिंगात घाट। तो ये इम्पोर्टेंट है, कतेरिंगात घाट, कतेरनीघात जो है क्या है, गिरवा रिवर के पास है, जहाँ पे घड़ियाल 5 किलोमीटर तक स्ट्रेच में फैले हुए। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट। दिल्ली वर्ड डेथ ब्लेम्ड ऑन डर्टी यमुना। यमुना के आसपास के चूँकि माइग्रेटरी बर्ड यहाँ तक आते हैं तो वो क्या हो रहे हैं, डेथ हो रहे हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट रिपोर्ट पॉइंट्स टू टॉक्सिक एलिमेंट इन स्टेगनेंट वाटर।
तो जितने भी हम जल छोड़ रहे हैं यमुना में वो क्या हो रहे हैं, टॉक्सिक हो रहे हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है, वहाँ के बर्ड जो हैं वो डेथ कर रहे हैं. इट न्यू दिल्ली, इट इज़ ऑफिशियल नाउ द रिसेंट बर्ड डेथ रिपोर्टेड इन ओखला सेंचुरी. तो यहाँ इस कौन सा सेंचुरी को दिखाया रहा था, ओखला को. तो ये दिल्ली के पास का ओखला है. क्या आप उपयुक्त समस्याओं के निदान के कारण ज्ञात कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है, घड़ियाल बाहर आ रहे हैं, गर्म पानी हो रहा है, पानी सूख रहा है, जिसके चलते घड़ियाल बाहर आ रहे हैं. और ये सब का क्या उपाय है, उनके आवास को संरक्षित करना ही एकमात्र उपाय है. और ओखला में क्या है कि जितना कम से कम हम गंदा पानी को छोड़ें, जितना टॉक्सिसिटी को घटा सकते हैं, यही उपाय है. तो इस तरह से हमने ये कक्षा 10 की अध्याय 2 की पूरा देख लिया. अब हम देखेंगे आगे इसका एक्सरसाइज और उसके बाद देखेंगे अध्याय 3.